तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना की। अब प्रियम्बल क्या है, कैसे आया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं और कैसे पूछी जाती हैं, इन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ऑब्वियसली आपके हमेशा की तरह गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा मैं। और एक आधी चीज़ें ऐसी भी हैं जो वैसे भी पता होनी चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल है क्या। अब वही बात है ना, कोई भी अगर आपसे पूछेगा एज अ स्टूडेंट कि आप प्रियम्बल बताओ है क्या, तो आपका सीधा सीधा आंसर आना चाहिए कि प्रीफेस या इंट्रोडक्शन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का एक पहला पन्ना है। अब संविधान, आई होपफुली आपको पता होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक किताब है, और उस किताब की इंट्रोडक्शन हमारा प्रियम्बल है। अब आप कोई भी किताब पढ़ोगे ना तो इंट्रोडक्शन जरूर होती है उसके अंदर, और उस इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है कि ये बताना कि इस किताब में है क्या क्या। हालांकि प्रियम्बल उससे बहुत ज्यादा डीप है, बट ऑन अ बेसिक लेवल प्रीफेस या इंट्रोडक्शन का यही पर्पस होता है कि वो बताता है कि इस किताब में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और यही पर्पस है हमारे प्रियम्बल का भी ऑन अ बेसिक लेवल। अब ये चीज एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ये चीज बोरोड फीचर है। बोरोड फीचर क्या होते हैं? जो फीचर्स हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उन्होंने कई सारे फीचर्स थे जो अलग अलग देशों के संविधानों से उठाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये उठाया था हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का फीचर इतना पसंद आया कि हमने सोचा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होना चाहिए। अब यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्यों उठाया? पहली चीज तो यूएसए दुनिया में पहला है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लिखा था। उससे पहले कोई प्रियम्बल लिखता ही नहीं था। यूएसए पहला था जिसने प्रियम्बल लिखा, और उनका प्रियम्बल लगभग हमें इतना पसंद आया कि हमने काफी हद तक उनसे उठाया। हालांकि इसमें काफी सारे मेजर चेंजेस हैं जो हमने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली करे, बट एक बेसिक जो आइडिया था कि हाँ प्रियम्बल जैसा कुछ होना चाहिए, वो हमें यूएसए को देख के आया कि हाँ ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होना चाहिए। अब ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात है कि प्रियम्बल है जो इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब आया और कैसे आया। अब हमें ये तो पता चल गया कि यूएसए से आया, बट ये किसने बताया कि हमें यूएसए से ये चीज उठानी है? तो उसमें हमारे पास नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, इन्होंने ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उन्होंने उस चीज को पहले तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने बनाया और उन्होंने सबको इसको मूव किया, यानी सबको उन्होंने दिखाया कि देखिए ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारे संविधान के अंदर एक प्रियम्बल जैसी एक चीज होनी चाहिए। और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली डाल दी थी। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर उसके ऊपर सोच विचार हुए, उसके अंदर कुछ सारे कई चेंजेस भी हुए, कुछ लोगों ने अपने आइडिया दिए, किसी ने अपना आइडिया दी, फिर इसके ऊपर डिबेट हुई, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को फाइनली डिसाइड हुआ कि हाँ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल डालना है, और 22 जनवरी को वो प्रियम्बल उन्होंने डाल दिया। तो ये दोनों आपको डेट याद रखनी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया कब था, 13 दिसंबर 1946 को, और ऑफिशियली प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस डेट को आया, यानी हमने वो पन्ना जोड़ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमने लगा दिया कि ये होगा, वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ये तो होगी बेसिक बात। अब ये देखो आप, ये सीबीएसई की किताबों में भी होता है, और वैसे भी कई सारी अच्छी अच्छी जितनी भी किताबें सब उसमें ये डालती है एक बार तो पॉलिटी की। ये है हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप समझने जाओ तो वैसे तो बहुत छोटा सा आपको लगेगा, कितना ही टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, बट एक्चुअली अगर इसको समझने जाए तो इसमें बहुत चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ी चलते हुए आगे आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा।
तो सबसे पहली चीज है, प्रियम्बल के अंदर बिल्कुल डीप डाइव करने से जस्ट पहले एक चीज हम डिस्कस करेंगे, वो है थॉट बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड होने वाली है, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रियम्बल का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रियम्बल है ना जो, इसके पीछे का थॉट क्या था। अब जब प्रियम्बल आया, अब प्रियम्बल को हमने इतनी मेहनत से लगाया और उससे पहले पेज पे हमने प्रियम्बल लगाया, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि इसके बिना भी तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, और आपका थॉट बिल्कुल सही है, इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, बट हमने ये लगाया क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि एक पहला पेज ऐसा हो जिसके थ्रू हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज को समझा सके। यानी कि अगर आप किसी फॉरेनर को इंडिया लाओ और उसे, उसने वो कभी इंडिया में रहा ही नहीं, उसे कुछ नहीं पता इंडिया के बारे में, बट उसे वो प्रियम्बल पढ़ा दो बस, कि ये प्रियम्बल पढ़ ले, तो उसके थ्रू ही समझ जाएगा कि क्या इंडिया एज अ नेशन कैसा है और इंडिया एज अ नेशन की एस्पिरेशंस क्या है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, हमने पॉलिटिकली बता रखा है कि हमारा देश कैसा है प्रियम्बल के अंदर ही, इसको डिस्कस करूंगा मैं आगे, बट अभी जस्ट जान लीजिए कि प्रियम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है कि पॉलिटिकली हमारा देश कैसा होगा। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मॉरली हमारा जो देश है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, और हमारी रिलीजियसली हम कैसे होंगे। ये हमने तीनों चीजें इसके अंदर बड़ी क्लियरली डिफाइन करी हुई है कि रिलीजियसली, मॉरली और पॉलिटिकली हमारा देश और हमारा संविधान कैसा है। अगली चीज है, ये रिफ्लेक्ट करती है आइडियोलॉजी और एस्पिरेशंस को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। अब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी आइडियोलॉजी, वो कैसे सोचते थे वो, और तीसरी चीज एस्पिरेशंस, वो कैसा चाहते थे कि हमारा एक देश हो। अब ये बड़ी एक ब्यूटीफुल सी चीज है प्रियम्बल, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा ना तो इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अभी तो समझ में आ गया, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रियम्बल डाला क्योंकि हमें समझाना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा देश कैसा होगा, बट अब वो कैसा होगा का आंसर यहाँ पे स्लाइड में, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसा है हमारा देश। सबसे पहली चीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है पीपल ऑफ इंडिया से। यानी कि इंडिया के अंदर, अगर मैं एक हायरार्की से आपको समझाना चाहूं, तो सबसे ऊपर आते हैं हमारे पीपल, यानी कि हमारे लोग, इस देश के जो भारत के लोग हैं वो, उसके नीचे आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे आते हैं बाकी सब से मतलब है बाकी सब, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आप, मैं, हम सब लास्ट में आते हैं। तो अब इसका हमें आइडिया कैसे लगा कि, अब मैंने तो बोल दिया कि पीपल से डिराइव किया है, कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर जो है वो लोगों से डिराइव करता है, इंडिया के सिटीजन से डिराइव करता है। उसका प्रावधान हमारे पहले लाइन में ही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलोमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्लियरली बता दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो पावर है वो ये लोगों से लेता है। यानी कि भारत देश के अंदर सबसे ऊपर है भारतीय, उसके सबसे ऊपर वही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर देता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को कौन पावर देता है, वो होता है इंडिया के लोग। अब इसके अंदर और आगे थोड़ी सी एक चीजें पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट यानी इंडिया का जो स्टेट है वो कैसा होगा। सबसे पहला वर्ड है सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पहले ही पैराग्राफ में लिखे हुए हैं कि सोलोमनली डिसॉल्व टू इंडिया इनटू, यानी कि इंडिया कैसा होगा,
इंडिया एक तो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। अब इसके अंदर एक एक वर्ड के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, ये मैंने लिख भी रखा मेरे हिसाब से, मैंने एक बार मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ, आप नोट्स भी बना लेना साथ के साथ। हाँ, इंडिया कैसा होगा? सबसे पहले सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि हम इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट से क्या मतलब हुआ? पहली चीज तो हमारे पास अपनी जमीन है, कि हम किसी और की ली हुई जमीन पर नहीं है, हमारी अपनी जमीन है, इंडिया की अपने पास अपनी जमीन है, अपना लैंड है। दूसरी चीज, इंडिया अपने आप को खुद गवर्न करता है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर आके कोई और गवर्न कर रहा है। जैसे 1947 से अंग्रेज हमारे ऊपर गवर्न कर रहे थे, तो हम सोवरेन नहीं थे उस टाइम पर, बट 1947 के बाद अंग्रेज चले गए तो हम सोवरेन बने। दूसरी चीज है एबल टू टेक इट्स ओन डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, यानी कि हम किसी और देश के अधीन नहीं है, या हम किसी और देश से बाउंडेड नहीं है। कल को अगर श्रीलंका मान लो खड़ा होकर इंडिया को बोलने लग जाए कि हमारे हिसाब से चलो, या फिर हमें मान लो फॉरेन रिलेशंस हैं, जैसे कि अब हमने रशिया का कितना तेल खरीदा, अमेरिका कितना मना कर रहा था, उसके बाद भी कितना खरीदा। चाइना से हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अमेरिका से भी हम इतनी सारी चीजें ले रहे होते हैं। हालांकि अमेरिका और रशिया इतने बड़े बड़े दुश्मन हैं, हम दोनों से सामान बहुत खरीदते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं है कि रशिया कि हम सुन लें कि रशिया बोल रहा है कि अमेरिका से सामान मत खरीदो तो हम नहीं खरीदेंगे, या ट्रंप बोल रहा है कि रशिया से ऑयल वगैरह कुछ भी मत खरीदो। कोई भी उठ के खड़ा होकर बोल सकता है, क्या पता चाइना किसी दिन उठ के बोल दे कि ऐसे ऐसे मत करो। बट नहीं, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं, और यही हमारी सोवरेनिटी की निशानी है कि हम एज एन इंडियन अपना डिसीजन, चाहे वो हमारा फॉरेन अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे हमारा इंटरनल अफेयर से रिलेटेड हो। अगर हमें इंडिया के अंदर मान लो जैसे उत्तर प्रदेश काट के उत्तराखंड बनाया था, तो हमने किसी और देश से नहीं पूछा था, हमने इंडिया के अंदर ही अपने आप डिसाइड किया था कि हाँ हमें दो अलग अलग स्टेट बनाने हैं। इंडिया के हमें अंदर कोई लॉ बनाना है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर हमें बोले कि मत बनाओ लॉ, पर हमें अगर बनाना है तो हम बनाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये होती है सोवरेनिटी। अगला आता है वर्ड सोशलिस्ट। ये सारे ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसी ऑर्डर में लिखे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? पहली चीज तो इसको याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया है। इसको याद रखना आपको कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन मेजर चीजें हुई थी, वो मैं तीनों आपको बता दूंगा। पहली चीज तो है सोशलिस्ट वाली। अब सोशलिज्म होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सोशलिस्ट वर्ड समझने से पहले। सोशलिज्म होता है कि जब सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी लेती है लोगों का भला करने की। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी हॉस्पिटल होंगे, सरकारी मकान होंगे, सरकारी जॉब्स होंगी, सब कुछ सरकारी होगा। अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म अगर हम देखें तो वो ऐसा ही होता है कि सब कुछ सरकारी होता है, प्राइवेट फर्म्स होती ही नहीं है। और प्योरली कैपिटलिस्ट जो सोशलिज्म, सोशलिस्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, उसमें होता है कि गवर्नमेंट ना के बराबर ही कुछ इंटरफेयर कर रही है, सारा स्कूल भी प्राइवेट है, हॉस्पिटल भी प्राइवेट है, लोग सामान भी प्राइवेट बना रहे हैं, नौकरियां भी प्राइवेट है, मेजोरिटी इकोनॉमी प्राइवेट है। बट हमारा इंडिया में क्या है कि हमारे पास है एक मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसलिए हम बोलते हैं कि हम एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म अपनाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे सरकारी कंपनियां भी हैं, जैसे हम इंटरनेट का एग्जांपल लेके चले तो हमारे पास जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, बट हमारे पास सरकारी प्लेयर जैसे कि बीएसएनएल भी है। तो इसमें हमारे पास ये चीजें हो गई। अब हमारे पास प्राइवेट नौकरियां भी, लोग प्राइवेट लोग कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं बहुत सारे, बट हमारे पास सरकारी नौकरियां भी हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट का अंदर काम करते हैं। तो ये चीज होती है मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिस्ट हैं हम, हमारे पास सरकारी हमारी कंपनियां हैं, सरकार कई चीजों में इन्वॉल्व भी है, बट ये नहीं है कि हम प्योरली सोशलिस्ट है कि हमारे पास प्राइवेट है ही नहीं, प्राइवेट भी है। अगला वर्ड है सेक्युलर। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आया था। इसका सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारा स्टेट से मतलब है इंडिया एज अ गवर्नमेंट सारे धर्मों को इक्वल मानती है, सारे धर्म बराबर होते हैं। अब इसका ये मतलब है कि पहली चीज तो स्टेट का हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है कि हम नेशनल बोल दे कि हमारा नेशनलिज्म तो ये है जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नेशनल रिलीजन है ही नहीं।
दूसरी चीज, आपको एज एन इंडियन राइट है, आपका जो दिल करे जिस रिलीजन का आपको पार्ट बनना है आप बन सकते हो। इंडिया में आपको कभी कोई नहीं रोकेगा कि ये धर्म फॉलो मत करो। तीसरी चीज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई लॉ नहीं बनाता जिसके थ्रू किसी एक धर्म को दबाया जाएगा। कि ऐसा कोई आप एक लॉ नहीं बना दोगे कि ये सिर्फ ये धर्म वाले हैं ना जो इनको फायदा मिलेगा इसका, बाकी सारे जाओ भाड़ में। ऐसा कभी नहीं होता। सारे धर्मों को हम इक्वली देखते हैं। अगर कोई क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे इक्वली ट्रीट होते हैं लिटरली। कि अगर वही बात है ना, हिंदू मर्डर करे, मुसलमान मर्डर करे, सिख ईसाई पारसी जो मर्जी करो, सजा सही नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि तेरी धर्म अलग है तो तेरे को सजा अलग मिलेगी। तो इसमें अगला वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल यानी कि लोकतंत्र, यानी लोगों का राज चलता है। कोई एक राजा नहीं है जिसका राज चल रहा है, लोगों का राज चल रहा है। और लोगों का राज इंडिया के अंदर कैसे चलता है, वो चलता है इनडायरेक्टली। अब इसको थोड़ा सा समझाऊं तो मैं, इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, उसके अंदर तो क्या होता है कि लिटरली आप वोट वोट करते हो कि ये पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे ये स्विट्जरलैंड में होती है कि अगर उन्हें कोई लॉ बनाना होता है ना तो लिटरली लोगों से वोट करवा लेते हैं कि ये लॉ बनाना है कि नहीं बनाना। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है कि आप अपने चुनाव में एक बंदा इलेक्ट करते हो कि ये बंदा है जो हमारे इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इस सीट को रिप्रेजेंट करेगा। और वो बंदा आगे जाके लोकसभा, राज्यसभा, एमपी या एमएलए बनता है, स्टेट की किसी लेजिस्लेटिव विधानसभा में बैठा है या विधान परिषद में बैठा है, एमपी है कोई, एमएलए है। तो ये लोग बनाते हैं मिलके कानून, अलग अलग जगह से इलेक्ट होके आते हैं, बट इलेक्शन हमने करा है। तो इसमें क्या होता है इनडायरेक्टली कि हम डायरेक्टली लॉज नहीं बना रहे, बट हमारे चुने हुए लोग लॉ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई यहाँ चांद से उतर के आ रहे हैं, उन्हें हमने ही चुना है, हम में से ही निकले हैं वो लोग, और हमारे लिए लॉ बना रहे हैं। और हमें नहीं पसंद आता तो हम अगले इलेक्शन में उनको जिताते भी नहीं है। तो ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कि आप डायरेक्टली लॉज नहीं बना रहे, डायरेक्टली आप कानून नहीं बना रहे हो। कानून बनाएगी सरकार, बट सरकार को चुनने का अधिकार आपका है कि कौन बनाएगा लॉज, वो आप चुनोगे। अगला वर्ड आता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर कानून होगा ऊपर और बाकी सारे लोग उसके नीचे होंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि जो कानून के ऊपर होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे हमारा हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऐसा भी नहीं है कि एब्सोल्यूट है कि इसकी सुननी सुननी पड़ेगी, कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये हेरिडिटरी भी नहीं है। हेरिडिटरी यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि प्रेसिडेंट का बेटा है वो बोल दे कि मेरा प्रेसिडेंट मैं हूं, मेरा बेटा भी प्रेसिडेंट ही बनेगा, और उसका बेटा बोल दे कि मेरा ही बेटा बनेगा प्रेसिडेंट भी। तो ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट होता है इलेक्ट। अब इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, इसको इलेक्शंस में और डिटेल में समझाऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि किसी राजा का रूल चल रहा है। यहाँ पर लॉ ऊपर है, अगर प्रेसिडेंट भी कोई क्राइम करेगा ना तो उसको भी प्रेसिडेंट के पद से हटाएंगे और कोर्ट में लेके जाएंगे। तो ये चीज थी। तो अब इसमें आपको ये तो आइडिया लग गया कि इंडिया का नेचर कैसा है, इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया एज अ नेशन, हमारा भारत जो देश है वो किस नेचर का है, ये हमें पता चला। दूसरी चीज थी डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखी हुई है बिल्कुल लास्ट में जाके हमारे प्रियम्बल के। अब ये प्रियम्बल देखो आप। अभी आप प्रियम्बल देखो तो इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस दिन बन गया था और किस दिन वो अडॉप्ट हुआ था। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन किया है कि किस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर खत्म हो गया था।
ये डेट भी वैसे याद रखने वाली है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के खत्म हो गया था और इसे हमने अडॉप्ट भी कर लिया था कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू भी कर दिया था। तो ये चीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करी हुई है। अब अगली चीज आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की एस्पिरेशन इंडियन यूनियन से। अब एस्पिरेशंस क्या होती है? उम्मीदें, कि हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो, हमारे देश में ऐसा ऐसी चीजें हो जिसके अंदर आती जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी। इसको मैं इस पेज से ही समझाना चाहूंगा आपको। इसके अंदर अब हमने ऊपर से बात कर ली, नेचर ऑफ स्टेट हमने देख लिया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं कि इंडिया के अंदर हम चाहते क्या हैं, क्या हो, लोगों को क्या क्या चीजें मिले। सबसे पहली चीज है जस्टिस, कि इंडिया में जस्टिस हो, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। अब जस्टिस क्या होती है? कि न्याय हो सबके साथ, ऐसा नहीं कि किसी के साथ अन्याय हो। सोशली भी, अब सोशली न्याय का क्या मतलब होता है? कि सोसाइटी के अंदर अगर कोई बुरा आदमी है तो उसको उसकी सजा मिले, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको किसी बात की सजा ना मिले। ये होती है सोशल जस्टिस, जो कि हमारे जो कोर्ट्स वगैरह हैं ये काफी हद तक सोशल जस्टिस को ही एम्पावर करते हैं। अगली है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि पैसों से रिलेटेड जस्टिस होती है। यानी कि अगर आप मान लो कोई बंदा है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है और वो बाद में दिन खत्म होने के बाद जितना उसके साथ तय हुआ था उतने वो पैसे मांगता है, तो उसे कोई मना नहीं कर सकता कि भाई मैं नहीं दे रहा। किसी भी बेसिस पर कुछ भी रीजन दे के ये नहीं हो सकता कि उसने काम किया उसे पैसे ना दे वो। तो ये होती है इकोनॉमिक जस्टिस, कि आपसे कोई, अरे दूसरी चीज, आपको कोई बिना पैसे दिए काम भी नहीं करवा सकता। बंधुआ मजदूरी इलीगल है इंडिया में। तीसरी है पॉलिटिकल जस्टिस, कि पॉलिटिकली आपके पास अधिकार है कि आप अपना नेता खुद चुनोगे, और आपके पास ये भी अधिकार है कि आप चाहो तो नेता खुद भी बन जाओ। अगली चीज आ जाती है, तो ये तो थी जस्टिस, कि सोशली आपके पास जस्टिस होगी, इकोनॉमिकली आपके पास जस्टिस होगी, और लिबर्टी और पॉलिटिकली आपके पास जस्टिस होगी। लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिबर्टी क्यों लिया? तो लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी होती आजादी। आजादी किस चीज की? आजादी सोचने की, कि आपके पास थॉट की आजादी, आपके पास जो आप विचार हैं आपकी, आप आजादी से अपने विचारों को बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आपके कोई विचार आपके ऊपर कोई थोप सकता है। आपके पास आजादी है, अपने विचार आप खुद बना सकते हो। अगला एक्सप्रेशन, उन विचारों को आप लोगों के आगे रख सकते हो, बोलकर भी, लिख कर भी। आपकी किताब छाप दो, न्यूज़पेपर छाप दो, जो मर्जी करो, जो मर्जी तरीके से आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। तीसरा है बिलीफ, कि आपको जिसमें विश्वास हो आप उसमें करो, ऐसा कोई जबरदस्ती आपसे किसी चीज में विश्वास नहीं करवा सकता। फेथ, यानी कि आस्था, ये थोड़ा सा धार्मिक है। और एक आ जाता है वर्शिप, यानी कि पूजा। तो इन सारी चीजों में आपके पास आजादी है, ये कोई जबरदस्ती आपसे कोई इनमें से एक चीज नहीं करवा सकता, या फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता ये चीज। आपके पास सोचने की, उस सोच को प्रदर्शित करने की, अप, अपने थॉट्स बनाने की, अपने बिलीव्स बनाने की, अपनी आस्था रखने की, और अब किसकी पूजा करोगे उसको भी आपको रखने की पूरी पूरी आजादी देता है हमारा संविधान। तो इसमें अगला वर्ड आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी थोड़ा सा वैसे प्री अंडरस्टूड वर्ड है। अब इक्वालिटी किस चीज की? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आप हो आईएएस पर आपको उसका स्टेटस या आपको उस लेवल की इज्जत नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन की वजह से आपको कोई उससे डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटी, आपको कोई ये अपॉर्चुनिटी से डिनाई नहीं कर सकता कि आप ये नहीं कर सकते। अब आप बोलो मेरे को तो बिजनेस खोलना है, तो आपको, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। किसी में जोर नहीं है आपको कि मना कर दे कि मैं नहीं खोलने दूंगा तेरे को बिजनेस, किसी का हक नहीं है वो। अगर आपके पास उस चीज को करने की इच्छा है और वो चीज लीगल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो चीज करने से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका कलर क्या, आपकी कास्ट, आपकी क्रीड, आपका जेंडर, किसी भी बेसिस पर आपको ये नहीं बोल सकता कि तू ये काम नहीं करेगा।
और इस चीज़ को गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी प्रमोट करने की। अगला वर्ड आ जाता है फिटर्निटी। फिटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। लिटरल अगर हम मीनिंग देखें, फिटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि लोग आपस में मिल बांट कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करें, एक दूसरे की कास्ट, रिलीजन, हर किसी चीज की इज्जत करो एक बेसिक लेवल पर। और आपस में मिल बांट कर रहो, ऐसा नहीं कि आपस में ही लड़ पड़े, सिविल वॉर ही चला दी कि एक तरफ से वो आ रहे हैं, एक तरफ से वो आ रहे हैं, दोनों झुंड आपस में मार काट कर रहे हैं। वो नहीं होनी चाहिए। ये थी एस्पिरेशंस कि हमारा देश में जस्टिस हो, एक लिबर्टी हो, इक्वालिटी और फिटर्निटी हो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।